तो स्टूडेंट अपन आज एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो जीके के करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखना और इनके जो करेक्ट आंसर होंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फेमस लेग्यूम लेक ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है और सबसे बड़ी। तो भारत की जो सबसे प्रसिद्ध लेग्यून, ये लेग्यून बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी इसे लेग्यून ही बोलते हैं। तो ये वाली झील झील कौन सी है? तो चिल्का झील आप जानते होंगे, चिल्का झील भारत की सबसे फेमस लेग्यून झील है, ये वर्ड के लिए ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब लगाया गया? ये क्वेश्चन है, ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। तो रोलेट एक्ट कब लगाया गया है? तो आपको मैं बता दूं कि रोलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया है। तो ये 1919 में लागू किया गया है। इसे हिंदी में काला कानून बोलते हैं और ये अंग्रेजों ने जब भारत में आए थे तब ये लगाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन, यानी भारतीय समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन दो तरह से बनता है, मैं पहले से आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह के जो भारत की समुद्र तट की लंबाई वो 7,517 है। लेकिन यदि मुख्य भूमि की तट रेखा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे समुद्र तट रेखा की लंबाई पूछी गई है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7,500 हो जाएगा। अब इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है विच पार्ट ऑफ द हिमालय हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा हिमालय है जो पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। तो नेपाली हिमालय ये सबसे बड़ा हिमालय है जो पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड, यानी इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी प्रमुख नहर परियोजना कौन सी है। हिंदी में है भारत की सबसे बड़ी प्रमुख नहर परियोजना कौन सी है? तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी जो नहर है ये भारत की सबसे बड़ी और लंबी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यदि आगे क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग द एरिया, यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्राक वैली इन आसाम इज फेमस फॉर विच अमोंग द फॉलोइंग, यानी ब्राक जो घाटी है, ये घाटी है ब्राक, ये आसाम में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि आसाम की चाय प्रसिद्ध है, यानी टी, तो टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एम्स और पैरामेडिकल के एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको डेली 5 PM पर, यानी शाम को 5 बजे जीके के डेली 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक एम्स का एग्ज़ाम होगा, पैरामेडिकल का भी। ठीक है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यदि आप ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे डेली के डेली 20, तो आपके जो एम्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर, यानी राष्ट्रीय नदी कौन सी है जिसे अभी घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी है जिसे अभी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो आपको पता होगा भारत में अभी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो इसका आंसर थर्ड करेक्ट होगा। अब आप एक बार इस जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनको कल देख ले, बस ऐसे नहीं कि ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, बस डेली के डेली क्वेश्चन के वीडियो देख लो, आपके इसी में क्लियर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, एक दो रीजनिंग के और एक्स्ट्रा आते हैं वो मैं बता दूंगा अगले नेक्स्ट पेपर कराऊंगा। तो इसमें पूछा गया है कि द्रव्य गुणा शास्त्र, ये होता है शास्त्र द्रव्य गुणा शास्त्र। ये एम्स के क्वेश्चन, ऐसे मत सोचना कि मैंने मेरे मर्जी से क्वेश्चन बनाए, जो प्रीवियस ईयर उठाए हैं। पहले आपको मैं चाहता हूँ कि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो द्रव्य गुणा शास्त्र विच डील विथ सेवरल स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज ए पार्ट ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग। तो द्रव्य गुणा शास्त्र क्या है कि ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। इसमें चीज़ों के द्रव्य गुण और उनके किस प्रकार से वो कार्य करती है इस पर बताया गया। मैं आपको इस पर समझाता हूँ, देखो रुको एक मिनट। किस प्रकार से आयुर्वेद में बताया है, तो ये देखो कि पोषण, स्वास्थ्य एवं व्याधि प्रतिकार हेतु आहार एवं औषध के रूप में प्रयुक्त होने वाले सभी द्रव्यों की पहचान, गुण, क्रम
और प्रयोग, मतलब इसमें पहचान, गुणक्रम, इन सबको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और इसका जो रिलेशन है वह आयुर्वेद से रहा है, इसलिए इसे मटेरिया मेडिका कह सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले को मैं हिंदी में बोल के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और इंग्लिश में तो मैंने ये PDF बनाए रखी है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भाई साहब जारावास एक इस जनजाति है, तो जारावास और सेंटिलेज ट्राइब आर फाउंड इन विच अमोंग द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो जारावास जनजाति ये कौन से स्टेट में पाई जाती है। भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ जारावास की, तो जारावास की यदि बात करें तो ये कहाँ मिलती है, अंडमान निकोबार में ये स्पीसीज पाई जाती है। इसका पहले पता ही नहीं था ये जनजाति का, ये ऐसे रह रही थी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और दिखाता हूँ नॉलेज। जो जारावास जनजाति है ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है, ठीक है। और इसकी संख्या क्या बहुत ही कम है, उनका काला रंग होता है और त्वचा का रंग काला है और छोटे होते हैं ये, और ये अलग ही तरह की स्पीसीज है जो अलग तरह से जीवन जी रही थी। इनका पता भी चला, इनकी संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि भाई साहब सबसे जो बड़ा बंदरगाह है पूर्वी तट का इंडिया का वो कौन सा है। तो पूर्वी तट का इंडिया का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है ना, उसका है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, साथ ही टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया गया है, वहाँ पर भी जाकर आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है जिसे विजाग बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो। ऑन विच डेट इज इंडिया लाइक टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे, कि भाई साहब ये सब पूछा गया है कि सबसे छोटा दिन जो इंडिया में होता है वो कब होता है। तो 21 दिसंबर को पूरे साल का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर के लिए गए थे, तो आपको मजा आ गया होगा। ऐसे कैसे डेली करा दूंगा, कुछ रीजनिंग के और एक जोड़ दिया करूंगा, जो अभी देखो एक दिन में तो सारे हो नहीं सकते, तो धीरे धीरे थोड़ा करा दूंगा जैसे टाइम मिलेगा वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है। तो जो फॉरेस्ट है वो ट्री इंपॉर्टेंट, यानी देखो हिंदी में ये है कि जो वन है उनका महत्वपूर्ण भाग कौन है। तो भाई साहब जब वन की बात होगी तो वहाँ पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे मतलब वृक्ष, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि इसमें हिंदी में बोले तो ह्यूमन यानी मानव, ब्रेन हो गया और कंप्यूटर। तो ह्यूमन मानव का तो ब्रेन होता है, अपना जो ब्रेन होता है। कंप्यूटर में जो मानव है, मानव का ब्रेन होता है, और वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है। तो जैसे अपने मानव में जैसे अपने में ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर में CPU, यानी ह्यूमन के ब्रेन के समान ही है कौन, कंप्यूटर का CPU, जिसका करेक्ट आंसर C होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का, सारे क्वेश्चन में से एग्जाम का। अब पूछा कि फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा है। तो भाई साहब होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन में दिया है कि पेन, फिर उसको डॉक्टर, फिर हॉस्पिटल, फिर ड्रग्स। फिर दिखाया है बी में हॉस्पिटल, ड्रग और फिर पेन। सी में दिखाया है हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेन, ड्रग। डी में दिखाया है पेन, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ड्रग। तो आपको मैं सही में बताऊँ तो होता क्या है कि जब हॉस्पिटल है उसके अंदर डॉक्टर रहता है, और डॉक्टर क्या करता है आपको दवाई देगा और दवाई से आपका पेन को ठीक कर देगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होता है, ठीक है, ये दोनों में है। फिर वो क्या करता है कि आपको दवाई देगा जिससे आपका पेन ठीक होगा, तो इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इनको बस थोड़ा सा ऐसे, अब आपको यहाँ पे आइडिया लग गया, इससे आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस पहले से थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख लिए क्वेश्चन तो आपको पता लग गया। अभी देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग तो इसको छोड़ देंगे वैसे, लेकिन ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला गया मैं दिखाता हूँ। इसमें बोला है कि भाई साहब अपने पास 2 बॉक्स है, एक तो ए है और एक बी है। अब हमने क्या किया कि ए से 10 एप्पल निकाल के उन 10 एप्पल को, ए में 10 एप्पल, अपने को पता नहीं है ए में कितने एप्पल है, लेकिन ए में से हमने 10 निकाला और बी में रख दिया। और जब हम बी में उनको रखते हैं तो बी के जो एप्पल है वो 4 गुना हो जाते हैं एक की तुलना में, ठीक है।
ए की तुलना में बी के एप्पल कितने गुना हो गए? 4 गुना। मतलब यदि एम ए के जो एप्पल है इसके कंपेयर में 4 गुना हो गए बी के एप्पल। मतलब यदि बी में यदि 40 एप्पल है तो इसमें कितने होंगे? 10 होंगे एम है, क्योंकि इसका 4 गुना बी में है तो 10 हुआ। अब ये बाद में बोला गया है, आगे इस क्वेश्चन में बोला है कि अब बी में से हम 5 निकाल लेते हैं तो दोनों की जो एप्पल है वो बराबर हो जाते हैं। मतलब यदि अपन ए और बी में से बी है, अब बी में से यदि 5 निकाल ले तो दोनों के बराबर हो जाते हैं। अब देखो क्या होगा। क्वेश्चन को आपको खुद दिमाग लगाना एक बारी, क्योंकि मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मान लो देखो इसमें पहले 20 एप्पल थे ए में और बी में 30 थे। अब इसमें से मैं 10 निकाल रहा हूँ तो बी में ऐड किया 10 तो कितने हो गए? 40 हो गए। और यहाँ पे कितने बचे? 10 बचे। लेकिन यहाँ पे इनिशियली देखेंगे तो यहाँ 20 थे और यहाँ 30 थे। अब ये बोला आगे क्या बोल रहा है कि बी में से 5 निकाल लो और ए में ऐड कर दो तो दोनों के एप्पल क्या हो जाते हैं? बराबर। तो इसमें भी 25 बचे और इसमें भी 25, तो दोनों के कितने एप्पल है? इसमें ये पूछा है कि एप्पल कितने हैं, तो ए में भी कितने हैं? 25 और बी में भी कितने हैं? 25, तो दोनों कितने हो गए? 50। इसलिए टोटल एप्पल कितने हो गए? 50। तो ये क्वेश्चन है, आसान है, आप एक बार इसको ट्राई करना। नहीं आता है तो मैं इसको टेलीग्राम में जो चैनल उसमें एक बार एक्सप्लेनेशन रफ में लिख करके डाल दूंगा, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करना, इसको डेली अच्छे से करा दूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखा गया है कि हमारे पास में एक तो है कि सीरीज दे रखी है हमें 2, 1, फिर आधा, फिर 1/4। तो 1/4 के आगे क्या आएगा? अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सबसे पहले इसने 2 दिया है, फिर 2 का आधा 1 कर दिया, फिर 1 का आधा 1/2 कर दिया, फिर 1/2 का आधा 1/4 कर दिया, फिर इसके आगे तो भाई 1/8 ही आएगा नहीं यार इसका आधा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1/8। ठीक है, तो हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लिख इंग्लिश में रखी है। ये भी एक रीजनिंग का सवाल आ गया कि भाई साहब देखो सीरीज दे रखी है हमें, सीरीज में दिया 53, 53, फिर 40, फिर 27। ये दिमाग लगाओ कि 2 नंबर यदि 7 दिए तो जो सीरीज है सब में 2 साथ में दिए हैं, इसमें से 13 घटाए तो 40 हुए, और फिर 40 में से 13 घटाए तो 27, और फिर क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 13 का ही है, मैं खुद मेरी मर्जी से नहीं घटा रहा। 53 और 40 में डिफरेंस कितने का? 13 का। और 40 और 27 में डिफरेंस कितना का? 13 का। तो मैं अब आगे वाली सीरीज को जब मुझे पता लगाना है तो 27 में से कितने घटा दूंगा? 13, और 13 घटाते कितने बचेंगे? 14, और 14 बचेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 14। ठीक। अब नीचे क्वेश्चन पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है ये, हमारे यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कालिदास। कालिदास के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही नहीं है? ठीक है, तो भाई साहब कालिदास के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो हिज प्ले पोइट्री आर प्राइमरी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब देखते हैं कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कालिदास। अब आप कालिदास के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कालिदास के बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो अपने को कालिदास के बारे में कौन सा सही नहीं ये बताना है। पहला ऑप्शन है हिज प्ले एंड पोइट्री आर प्राइमरी बेस्ड ऑन हिंदू पुराणास एंड फिलोसफी। तो ये हिंदू पर उनका जो ग्रंथ लिखे गए थे वो हिंदू और फिलोसफी पे बेस्ड थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जब किसी ने पूछा है कि कौन सा गलत है। फिर दूसरा है कि कुमार संभवम एवं ऋतु समारोह आर हिज टू टॉपिक। देख लो, कुमार संभवम एंड ऋतु समारोह आर हिज टू टॉपिक के ये 2 ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए थे, कालिदास जी के द्वारा नहीं। ये दोनों ग्रंथ उनके द्वारा लिखे नहीं गए, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे वाला देखोगे, ही वाज वन ऑफ 9 जेम्स इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। कालिदास वाज ए रिनोव्ड संस्कृत पोएट एंड ड्रामेस्टिक। बिल्कुल ये संस्कृत के लेखक थे और एक नाटक के भी थे, ड्रामेस्टिक भी थे। ठीक है, तो ये मैंने आज के आपको जो 20 क्वेश्चन बोला था, मैंने मेरा टारगेट पूरा किया। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप बिल्कुल ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को।